नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में खबर, राजनीति से जुड़ी हुई खबर ऐसी जिसका सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि आप हरियाणा के निवासी और हरियाणा के हर निवासी का सरोकार राजनीति से होता है। सियासी गलियारे में हम हर वो खबर बताने की कोशिश करते हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई है, ताकि आप खुद को अपडेट कर सकें। आज भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें होंगी, खासतौर पर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी बहुत सारी खबरें होंगी। तमाम खबरों को हम बताएंगे सियासी गलियारे में। चलिए अब आपसे मुलाकात करता हूं स्टूडियो में। तो सियासी गलियारे की पहली रिपोर्ट में हम आज आपको भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष से रूबरू कराने वाले हैं। काफी लंबी कश्मकश के बाद हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष का फैसला हुआ। 24 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव रखने वाले ओम प्रकाश धनखड़ को बीजेपी ने कमान सौंपी है। इसके लिए ओपी धनखड़ ने आला कमान का आभार भी जताया है। ये जय जयकार है ओपी धनखड़ की, ये खुशी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। और ये ढोल नगाड़े धनखड़ के झज्जर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम, ये सब बयां कर रहे हैं कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और कितनी अहम भी। मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए चुना, जो भरोसा मुझ पर जताया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आखिरकार आ गई चिट्ठी बीजेपी आलाकमान की, हो गया फैसला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का और कर दिया धन्यवाद धनखड़ साहब ने हाईकमान का। हरियाणा बीजेपी का बॉस बनाने के लिए धनखड़ के आवास में खुशी की लहर थी, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था और धनखड़ पर होती फूलों की बारिश। बुके लेकर सड़कों पर स्वागत करते लोग। दिखा रहा था कि पार्टी में धनखड़ का कद क्या हो गया है और ओहदा क्या हो गया है। उन चुनौतियों को से आगे पार्टी को बढ़ाने, तो दोनों चीजें सामने आती हैं। जहाँ अवसर आते हैं वहाँ चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन कार्यकर्ता चुनौतियों के पार ले जाना चीजों और अवसर में बदलना। ये है कद, ये है ओहदा, जो चुनौतियों को अवसर में बदलने का दम रखता हो। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनखड़ ने चुनौतियों को अवसर में बदलने की बात कहकर दिखला दिया कि वो आगे पार्टी के लिए क्या महत्व रखते हैं। और शायद इसीलिए बीजेपी में 24 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले धनखड़ को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। धनखड़ साहब ने उदाहरण तो दिया प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, लेकिन ये सब किया उन्होंने लॉकडाउन में। ये लीजिए, उनसे ही सुन लीजिए। मुझे वो दिन याद है जब मुझे एक कार्यकर्ता का फोन आया, जब हम सैनिटाइजर बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, तो उसने कहा कि एकदम बहुत विस्फोट हो गया है सब्जी मंडी में कोरोना, कल हम क्या करें। कार्यकर्ता मेरे सामने खड़ा है। मैंने कहा चुनौती के समय हम डटकर खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। कार्यकर्ता अगले दिन भी सैनिटाइजर बांटने के लिए वही खड़ा था। चुनौतियों के सामने खड़ा होने का हमारे कार्यकर्ता का जो सामर्थ्य है। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन धनखड़ के पास आया तो उनको आभास हो गया था कि अब वो उन्हें अहम और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके लिए लंबे समय से कश्मकश थी। और हुआ भी ठीक वैसा ही, क्योंकि जेपी नड्डा ने खुद कॉल कर उनको ये जानकारी दी। जब नड्डा जी की कॉल आई तो वो नंबर देखकर ही मैं समझ गया था कि कॉल किस मकसद की हो सकती है। उसके बाद मेरे सहयोगी सुभाष का फ़ोन आ रहा था बार बार, इसके भी मैसेज थे कि इसको फ़ोन मिला होगा कि बात कराइए। तो मैंने कॉल बैक की तो तुरंत उन्होंने फ़ोन लिया। फ़ोन लेते ही कहा कि ये महत्वपूर्ण दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूँ मित्र। मैंने कहा आपके नेतृत्व में हम बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे।
धनखड़ ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे शिद्दत के साथ बखूबी निभाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि धनखड़ ने एक और उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि प्रभारी का मतलब होता है सबको लाइन में चलाना, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलाना। मैंने कहा प्रभारी का मतलब होता है सबको लाइन में चलो कहना, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलाना। ये दायित्व तो इस प्रकार का है कि आपको रास्ते में सबसे आगे चलना है। मैं इसको ये कहूँगा फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर के लोगों में सब मेरे साथी बराबर के हैं, मेरे बड़े भी हैं, लेकिन उनमें पहले चलने का दायित्व तो मुझे मिला है। धुंध में आगे आगे चलने का मतलब तो आप भली भांति समझ रही होंगी, क्योंकि जिम्मेदारी भी कुछ इतनी ही बड़ी है। और तो और धनखड़ ने भी कहा कि दावा किया कि हर समुदाय और क्षेत्र के लोगों का बीजेपी के प्रति प्रेम है, और जहां थोड़ा बहुत अभाव है वहां तेजी के साथ पार्टी के प्रति प्यार उमड़ेगा। ये अब जरूरी भी है, क्योंकि अब धनखड़ के कंधों पर भार है, पार्टी की प्यार है, लोगों का प्यार है। ऐसे में धनखड़ का विश्वास और आत्मविश्वास के साथ पार्टी को आगे लाना, फुटवर्क के साथ और स्मार्ट वर्क का भी जमीन पर टेस्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और आखिरकार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से एक जाट चेहरे के बाद एक जाट नेता को ही सूबे में पार्टी की कमान सौंपी है। इसके मायने क्या हो सकते हैं? क्या बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव से संकेत मिल चुके हैं कि प्रदेश में सिर्फ गैर जाट राजनीति से काम नहीं चलने वाला? धनखड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे किन समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सियासत का कोई भी फैसला बिना किसी समीकरण के नहीं होता। कोई भी जिम्मेदारी चिंतन के बाद ही दी जाती है। और जब धनखड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो इसके पीछे भी कई समीकरण हैं, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता प्रदेश अध्यक्ष चुनना तो शायद बीजेपी इतना समय न लेती। पार्टी ने फिर जाट चेहरे को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। कैबिनेट में भी जाट नेताओं को तरजीह, निर्दलीय जाट नेता को भी कैबिनेट में जगह, सहयोगी पार्टी के जाट नेता डिप्टी सीएम। मायने कई हैं, क्योंकि राजनीति में फैसला तो एक होता है लेकिन उसके मायने कई होते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स के नाराज होने का खामियाजा बीजेपी को कुछ इस कदर भुगतना पड़ा, क्योंकि 2014 में 47 जीतने के बाद 40 सीटों पर आकर सिमट गए। 2014 में कैबिनेट में सिर्फ 2 जाट नेताओं को जगह मिली थी। हालांकि सुभाष बराला भी जाट नेता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष थे। बीजेपी अब समझ चुकी थी। तभी 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो 4 जाट नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, निर्दलियों का सहयोग लेने वाली बीजेपी ने एक निर्दलीय जाट नेता रणजीत चौटाला को भी मंत्री पद दिया और सहयोगी दल जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद दिया। अब फिर से जाट नेता के रूप में ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया। रोहतक से सटे झज्जर में जाट चेहरे की अहमियत, हुड्डा के गढ़ में भी सेंध लगाने की कोशिश, बीजेपी को बड़ौदा उपचुनाव का भी पूरा ध्यान। अब जरा और समीकरण समझिए, क्योंकि ये सियासत है जी। एक फैसले पर अनेक समीकरण होते हैं। इसलिए न सिर्फ वोटर्स को बल्कि पार्टी को भी मजबूत करने के लिए नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की काट के लिए भी रोहतक से सटे झज्जर निवासी ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का हेड बना दिया। चूँकि रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और आसपास के क्षेत्रों में भी हुड्डा का खासा प्रभाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि झज्जर जिले की सभी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। धनखड़ का बड़ौदा उपचुनाव से कनेक्शन, उपचुनाव को देखते बीजेपी का फैसला। बड़ौदा उपचुनाव से भी ठीक पहले जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बड़ौदा में करीब 1 लाख से ज्यादा जाट वोटर्स हैं और 2019 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी
तीनों पार्टियों ने जाट चेहरों को उम्मीदवार बनाया था और अब बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है। साथ में जाट नेता दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाट नेता ओपी धनखड़ को कमान देना काफी कुछ साफ साफ दर्शा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ के बयान के बाद जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल धनखड़ ने कहा था कि बड़ौदा में बीजेपी का उम्मीदवार होगा, तो अजय चौटाला ने इस पर क्या कहा है, ये सुनिए और समझिए। सियासत है ये। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से एक वो कहूँगा कि मैं हक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। नहीं, जब बीजेपी का समझौता है आपकी पार्टी के साथ और वो खुद ये कह रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी का किसी के कहने से नहीं, पार्टी हाईकमान निर्णय करती है। आखिरकार आ गई जेजेपी की वो प्रतिक्रिया जिसका इंतजार था। कह दिया पार्टी संरक्षक डॉक्टर अजय चौटाला ने, जो धनखड़ के बयान की तरह स्वाभाविक भी थी, क्योंकि ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का ही उम्मीदवार होना स्वाभाविक बताया था। अजय चौटाला ने कहा कि उम्मीदवार किसका होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, जब बीजेपी का समझौता है आपकी पार्टी के साथ और वो खुद ये कह रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी का किसी के कहने से नहीं, पार्टी हाईकमान निर्णय करती है। ठीक कहा चौटाला साहब, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सियासत में संकेतों के बहुत मायने होते हैं। बड़े नेताओं के बयानों के मायने भी बहुत होते हैं और ओपी धनखड़ अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शायद इसलिए हो गई हलचल जेजेपी में। हो रही होगी चर्चा बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी की, तभी अजय चौटाला को भी ये प्रतिक्रिया देनी पड़ी। अब तक दोनों ही दल जेजेपी और बीजेपी उम्मीदवारी का जवाब देते हुए बच रहे हैं। ओपी धनखड़ के बयान को इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अब धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का हेड बना दिया गया है। शायद हो सकता है कि उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवारी को लेकर ओपी धनखड़ को कोई आभास हो, क्योंकि अब तो पार्टी में धनखड़ का अलग ही ओहदा हो गया और अब उपचुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर गहमागहमी भी हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि दोनों ही दलों में अब साइलेंट शोर हो सकता है, उम्मीदवारों को लेकर जोर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बयानों का सिलसिला काफी तेज हो गया जनाब, और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के लगातार अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खासतौर पर इस गठबंधन सरकार के भीतर से आपने पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को सुन लिया, आपने जेजेपी के संस्थापक और संरक्षक को सुन लिया, अब आपको कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का स्टेटमेंट सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है और चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। जी, बीजेपी अगर लड़ेगी तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। बयान की गहराई को समझना होगा सियासी गलियारे में, इसलिए आपको लेकर आते हैं हम लोग। इधर बड़ौदा में बीजेपी के नेता और विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी रहे योगेश्वर दत्त के साथ हमारे संवाददाता राम सिंह ने खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा। सियासी गलियारे आप देख रहे हैं, उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर हर प्रकार के यहाँ पर जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचकर लोगों के बीच जा रहे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। आज गोहाना के बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बड़ौदा सीट पर पिछली बार जो चुनाव लड़ा था योगेश्वर दत्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं कि जो सियासी गलियारे हैं उसको किस नज़र से वो देख रहे हैं। फिलहाल योगेश्वर दत्त जी, जैसे अभी उपचुनाव होना है, हम विकास की बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यहाँ का आपके गांव में भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो आपके गांव की समस्याओं को लेकर जो है विकास कार्य क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण रहा है ऐसा? देखिए बिल्कुल, और पिछले इलेक्शन होते मैं काफ़ी गांव में तकरीबन गांव में मैं गया हूं और पूरे बड़ौदे हल्के की ये समस्याएं हैं और उनमें दूर करने की काफ़ी कोशिश भी हमने की हुई है उसमें। और हमेशा यहाँ पे विपक्ष रहा है, कभी बड़ौदा हल्के के लिए यहाँ की मांग किसी ने उठाई नहीं, बड़ौदा की लड़ाई किसी ने लड़ी नहीं, चाहे कोई भी यहाँ पे आपसे पहले कितने भी MLA आ चुके हों। इसलिए लड़ाई लड़ते तो यहाँ पे सुविधा ज़्यादा होती है, ये इतना पिछड़ा हुआ ना होता। और हम तब से भी हमें इलेक्शन में होते जब से भी हम आए हैं हमने काफ़ी कोशिश की है और अभी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है कि यहाँ उपचुनाव है और सभी की यहाँ पे आवागमन लगी रहती है। पर हमारा मकसद ये है कि बड़ौदा क्या पिछड़ा ना रहे, इसका हर काम हो, गांव में
गलियां हों, बिजली पानी कोई समस्या वो दूर हो और इसकी अनदेखी ना हो। यहाँ पे जितने भी लोग रहे एमएलए रहे हैं, सब ने यहाँ की अनदेखी की है, यहाँ की विकास के लिए किसी लड़ाई नहीं लड़ी। पहलवान साहब, अनदेखी की आप बात कर रहे हैं, अनदेखी की बात को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर किन कारणों से अनदेखी रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ बड़ौदा विधानसभा पे है, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। ऐसा क्या रहा कि पानी के जो लिए जो लोग हैं दर बदर भटक रहे हैं, पीने के पानी की समस्या है, पशुओं के लिए पानी की समस्या है, तो इसके लिए किस प्रकार से प्रयास जो है हो नहीं पाया? देखिए, अब पिछले 6 महीने की मैं बता सकता हूँ, जहाँ पीने पानी के कुछ गाँव में ट्यूबवेल लगवाए हैं, जो पीने के पानी की काफ़ी दिक्कतें थी। और यहाँ पे जब बरसात का पानी से मतलब डूबा का एरिया है, कुछ ये बनवासा है, धनाना है, या 7-8 गांव है, ये छपरा है। इसमें हमने यही है कि भाई यहाँ से मतलब अब बारिश आती है तो डूबा का ये यहाँ पे डूबा ना आए, किसानों की खेती अच्छी तरीके से हो। और जहाँ पे पानी कमी है उसके लिए भी हमने बार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से आग्रह किया और वो चीज़ें हुई भी। अभी जैसे पानी की ज़रूरत थी, क्योंकि दान लगे थे हर खेत में, हर किसान को हर जगह टैल तक पानी पहुंचा, जहाँ आज तक पानी नहीं पहुंचा था, वो अब पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे टैल तक पानी गया है। कुछ गांव में ऐसी थी। आपने बताया कि जैसे लगातार यहाँ विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस का जो विधायक रहे हैं और उसी की वजह से जैसे वो सड़क सुधार गए हैं और सड़क सुधारने के उपरांत अब वो सीट खाली हुई है, चुनाव के लिए सरगर्मियाँ किस प्रकार से तेज हैं? नहीं, देखिए, पिछले 5 साल में विपक्ष में थे, 10 साल उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, तब भी यहाँ पे काम नहीं हुए। इसकी अनदेखी हुई है हमेशा। यहाँ पे अगर सरकार का भी पहले नुमाइंदा था तो उसने भी यहाँ के लिए काम नहीं किया, क्योंकि किसी ने सोची नहीं। और सभी सोचते हैं अपनी जगह को सभी अच्छा करते हैं, इसे पर उन्होंने की नहीं वो जगह। पिछले 5 साल से ही तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है और फिर यहाँ की लड़ाई नहीं लड़ी। कोई उनके पास जाता है बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हम क्या काम करें। अगर मुख्यमंत्री जी के पास वो काम लेके जाती है तो काम हर काम होता। आखिरी सवाल, गोहाना के जो विधायक हैं जब्बीर मलिक जी, उन्होंने कहा कि वे जो अभी उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी है बरसाती मेंढक की तरह आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बरसाती मेंढक को आया तो हर नेता हर जगह जाता है। वो क्या कांग्रेस के या किसी इनेलो के या किसी और पार्टी के नेता यहाँ नहीं आएंगे, सब आते हैं और अपनी लड़ाई सब लड़ते हैं। लोकतंत्र की ताकत है ये, कोई कहीं जाके प्रचार कर सकता है अपने। और हमें अपने जो मुद्दे हैं, जो हमें बड़ौदा हल्का जो आगे बढ़ाना है, इसकी समस्या दूर करनी है, उसके लिए हम लोगों में विश्वास जगाएं और वो दूर करेंगे। देखिए, बिल्कुल बड़ौदा उपचुनाव जो होना है, इस चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हैं। खुद योगेश्वर दत्त इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष के होने की वजह से लगातार इस सीट पर इसलिए विकास कार्य नहीं हुए। लेकिन हाँ, अगर उनको जनता आशीर्वाद मौका देती है दोबारा, फिर अगर उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है या इस प्रकार की जो बात सामने आती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ विकास की जो बयार है वो दोबारा फिर बहेगी।